नमस्कार। अनलॉक यूपीएससी में आपका स्वागत है। आज हम पाकिस्तान के एक ऐसे संवैधानिक संशोधन पर बात करने वाले हैं जिसे कई एक्सपर्ट्स एक संवैधानिक तख्तापलट का नाम दे रहे हैं। ये है पाकिस्तान का 27वां संवैधानिक संशोधन। यूपीएससी, बीपीएससी और दूसरी सिविल सर्विसेज परीक्षाओं के लिहाज से ये टॉपिक बहुत ही जरूरी है। तो चलिए इस बेहद पेचीदा मामले को परत दर परत समझते हैं। ये जो कहावत है ना, ये हमारी आज की पूरी बातचीत का सार है। ये हमें हमेशा याद दिलाती है कि पाकिस्तान की राजनीति में सेना की पकड़ कितनी गहरी है। और ये जो हालिया 27वां संशोधन हुआ है, वो इस कहावत को अब सिर्फ एक कहावत नहीं रहने देता, बल्कि इसे एक संवैधानिक हकीकत में बदल देता है। तो आज हम अपनी चर्चा को इन 5 हिस्सों में देखेंगे। सबसे पहले समझेंगे कि सेना का ये संवैधानिक कंट्रोल है क्या। फिर देखेंगे कि मिलिट्री स्ट्रक्चर और जुडिशरी में क्या बड़े बदलाव किए गए हैं। इसके बाद पाकिस्तान की डेमोक्रेसी और भारत पर इसके असर को एनालाइज करेंगे और आखिर में मेंस परीक्षा के लिए जो सबसे जरूरी पॉइंट्स हैं उन्हें रिवाइज करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे दिलचस्प बात यहाँ पर यह है कि सेना ने ये जो बेहिसाब ताकत हासिल की है वो किसी मिलिट्री कू या तख्तापलट से नहीं की है, बल्कि ये सब हुआ है एक कानूनी प्रक्रिया के तहत 27वें संवैधानिक संशोधन बिल के जरिए। और बस इसीलिए इसे एक संवैधानिक तख्तापलट कहा जा रहा है। ये जो टाइमलाइन है ना, ये असल में आर्टिकल 243 पर सत्ता की रस्साकशी की पूरी कहानी बताती है। आप देख सकते हैं 1973 से लेकर 2010 तक पावर कभी सिविलियन गवर्नमेंट की तरफ झुकती है तो कभी सेना के सपोर्ट वाले प्रेसिडेंट की तरफ। तो ये लड़ाई कोई नई नहीं है, लेकिन ये जो नया संशोधन है ये इस दशकों पुरानी खींचतान को शायद हमेशा के लिए खत्म करने की कोशिश है। अब आते हैं पहले बड़े बदलाव पर, और वो है मिलिट्री स्ट्रक्चर का सेंट्रलाइजेशन। इस संशोधन ने सेना की जो कमांड की पूरी बनावट थी उसे ही बदल कर रख दिया है। अब सारी की सारी ताकत एक ही इंसान के हाथ में दे दी गई है। चलिए देखते हैं कैसे। तो देखिए बदलाव क्या हुआ है। पहले एक पोस्ट हुआ करती थी चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी या जेसीएससी। इनका रोल एक कोऑर्डिनेटर का था। अब इस पद को ही खत्म कर दिया गया है और इसकी जगह पर चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस यानी सीडीएफ का एक बहुत ही पावरफुल पद बनाया गया है, जिसके पास आर्मी, नेवी, एयरफोर्स सब पर सुप्रीम अथॉरिटी होगी। मतलब अब कोऑर्डिनेशन नहीं, सीधा कंट्रोल होगा। और सवाल यह है कि ये नया सीडीएफ होगा कौन? जवाब है सेना प्रमुख। इसका मतलब ये हुआ कि जो व्यक्ति पहले से ही सबसे ताकतवर पद पर बैठा है, अब उसे ही संवैधानिक तौर पर पाकिस्तान की पूरी मिलिट्री मशीन का अकेला सुप्रीम कमांडर बना दिया गया है। सारी ताकत एक ही पद पर, एक ही व्यक्ति के पास। और बात सिर्फ एक पद तक ही सीमित नहीं है, इसके नतीजे बहुत दूर तक जाएंगे। अब सीडीएस की सिफारिश पर ही न्यूक्लियर वेपन्स को कंट्रोल करने वाले कमांडर की नियुक्ति होगी। मतलब देश के न्यूक्लियर बटन पर सेना का सीधा संवैधानिक कंट्रोल होगा। इसके साथ ही जो 5 स्टार रैंक के अधिकारी होंगे उन्हें लाइफ टाइम कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन दे दी गई है। उन्हें पद से हटाना उतना ही मुश्किल होगा जितना कि प्रेसिडेंट को हटाना। ये मिलिट्री लीडरशिप के लिए एक ऐसा सुरक्षा कवच है जिसे तोड़ना लगभग नामुमकिन है। अब आते हैं इस संवैधानिक बदलाव के दूसरे पिलर पर, और वो है जुडिशरी पर कंट्रोल। सेना ने सिर्फ एग्जीक्यूटिव पावर ही अपने हाथ में नहीं ली है, बल्कि उन्होंने जुडिशियल ब्रांच को भी अपने मातहत करने का एक नया सिस्टम बना लिया है। और इस कंट्रोल का हथियार है एक नई टॉप कोर्ट जिसका नाम है फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट या एफसीसी। इसका अपना चीफ जस्टिस होगा, अपना कार्यकाल होगा। कागज पर तो ये बस एक और अदालत लगती है, लेकिन इसका असली मकसद मौजूदा सुप्रीम कोर्ट को पावरलेस बनाना है। ये जो टेबल है ये पूरी कहानी साफ कर देती है। एफसीसी के फैसले सिर्फ लोअर कोर्ट्स पर नहीं, बल्कि खुद सुप्रीम कोर्ट पर भी बाइंडिंग होंगे। एफसीसी को सेंटर और स्टेट्स के बीच के झगड़े सुलझाने का अधिकार दिया गया है और वो संविधान की व्याख्या से जुड़ा कोई भी मामला खुद ही उठा सकता है। सीधी भाषा में कहें तो एफसीसी को सुप्रीम कोर्ट के भी ऊपर एक सुपर कोर्ट बना दिया गया है जो सेना के खिलाफ जाने वाले किसी भी अदालती फैसले को पलट सकती है। तो अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि इन सारे बदलावों का पाकिस्तान और भारत के लिए आखिर मतलब क्या है? इसका असर बहुत गहरा है, बहुत दूर तक जाने वाला है और इसे समझना हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। देखिए, पाकिस्तान के अंदर तो ये संशोधन लोकतंत्र के ताबूत में आखिरी कील जैसा है। ये सेना पर किसी भी तरह के सिविलियन कंट्रोल को खत्म करता है, सेना को बेलगाम ताकत देता है और डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस को पूरी तरह से बेबस बना देता है।
कई एनालिस्ट्स का तो ये भी मानना है कि इसका असली मकसद पॉलिटिकल ऑपोजिशन, खासकर इमरान खान की पार्टी को हमेशा के लिए साइडलाइन करना है, ताकि सेना के रास्ते में कोई रुकावट ना आए। और भारत के लिए इसका क्या मतलब है? इसका सीधा से मतलब है कि अब पाकिस्तान की सिविलियन सरकार से बात करने का कोई खास मतलब नहीं रह जाता। चाहे सिक्योरिटी हो, कश्मीर हो, बॉर्डर डिस्प्यूट हो या आतंकवाद, हर बड़ा फैसला अब सीधा रावलपिंडी में सेना के हेडक्वार्टर्स में लिया जाएगा। आसिम मुनीर अब सिर्फ डी फैक्टो यानी असल शासक नहीं है, बल्कि वो संवैधानिक तौर पर डी ज्यूरे यानी कानूनी शासक बन गए हैं। भारत को अपनी स्ट्रैटेजी अब इसी नई हकीकत को ध्यान में रखकर बनानी होगी। चलिए अब इस पूरी बातचीत को मेंस परीक्षा के नजरिए से कुछ बहुत जरूरी पॉइंट्स में समेट लेते हैं। इन फैक्ट्स को आप सीधे अपने आंसर राइटिंग में इस्तेमाल कर सकते हैं। पहला रिवीजन पॉइंट, मुख्य संवैधानिक बदलाव। आपको याद रखना है, ये 27वां संशोधन है जिसने आर्टिकल 243 को बदला है। मिलिट्री लेवल पर इसने चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस यानी सीडीएफ का पद बनाया और जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी को खत्म किया। और जुडिशियल लेवल पर इसने सुप्रीम कोर्ट के ऊपर एक नया फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट यानी एफसीसी बनाया। ये पॉइंट्स आपके जवाब की नींव हैं। दूसरा रिवीजन पॉइंट, पावर बैलेंस में बदलाव। विश्लेषण करते समय इस बात पर जरूर जोर दें कि कैसे सिविल मिलिट्री रिलेशन अब पूरी तरह से सेना के पक्ष में झुक गए हैं। ये मिलिट्री के दबदबे को एक संस्थागत रूप देता है। जुडिशियल इंडिपेंडेंस को एफसीसी के जरिए लगभग खत्म कर दिया गया है और इस पूरे खेल का सेंटर पॉइंट एक ही है, सेना प्रमुख की ताकत को संवैधानिक तौर पर अनलिमिटेड बनाना। और तीसरा रिवीजन पॉइंट, भारत के लिए रणनीतिक मायने। आपके जवाब में ये बात साफ होनी चाहिए कि अब डिप्लोमेसी का असली सेंटर इस्लामाबाद नहीं, बल्कि रावलपिंडी का सेना हेडक्वार्टर है। और इससे भी बड़ी बात यह है कि न्यूक्लियर वेपन्स पर सेना का ये असंवैधानिक कंट्रोल भारत की नेशनल सिक्योरिटी के लिए एक सीधा और परमानेंट चैलेंज है। भविष्य में किसी भी बातचीत में इस नई सच्चाई को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। इस पूरी चर्चा के आधार पर अब आपके अभ्यास के लिए मेंस परीक्षा का एक सवाल। इस सवाल का जवाब लिखने की कोशिश जरूर करें। अपने जवाब को उन्हीं 3 पॉइंट्स के इर्द गिर्द स्ट्रक्चर करें जिन पर हमने बात की: संवैधानिक बदलाव, पावर बैलेंस में शिफ्ट और भारत के लिए इसके मायने। ये प्रैक्टिस आपकी एनालिटिकल स्किल्स को और मजबूत करेगी। कल फिर मिलते हैं एक महत्वपूर्ण संपादकीय के साथ। इसके लिए YouTube चैनल अनलॉक यूपीएससी को ज्वाइन कर लीजिए। धन्यवाद।